नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम की। सर्वविदित है इसके महत्व के बारे में। कोरोना काल के समय प्राणायामों के अभ्यास किस प्रकार से हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे स्वास्थ्य को बनाए हुए हैं। हठ योग के ग्रंथ में इसका वर्णन आपको मिलता है, किस प्रकार से करना है। साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, लोहार की धौकनी के समान इसे किया जाता है। अर्थात जब लोहार धौकनी को चलाता है तो उससे वेग पूर्वक वायु निकलती है और अग्नि प्रज्वलित होती है। ठीक इसी प्रकार से नासिका मार्ग द्वारा श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया के साथ हम इसे करते हैं तो हमारे शरीर में भी ऊष्मा का संचार होने लगता है। तो आज हम बात करेंगे इसकी विधि के बारे में, लाभ के बारे में और सावधानी के बारे में। सबसे पहले जो हमारी शारीरिक स्थिति रहती है, किसी भी ध्यान के आसन में हम बैठते हैं, पद्मासन, सुखासन या स्वास्तिक आसन, और दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा की स्थिति में और कमर गर्दन हम सीधी रखते हैं। चाहे तो आप अभ्यास के दौरान आंखें बंद भी कर सकते हैं। यहां पे हम भस्त्रिका प्राणायाम को 3 भागों में विभक्त कर देते हैं। जो व्यक्ति इस अभ्यास में नए जुड़े हैं या बिगिनर हैं, फिर उसके बाद जो इसकी विधि को थोड़ा समझ चुके हैं, और फिर उसके बाद एडवांस में हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो जानते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, सजगता अपने श्वासों के प्रति करनी है। श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया पे आपने अपने ध्यान को केंद्रित करना है, और श्वास लेने और छोड़ने की जो गति है वो लयबद्ध रूप में हो। इसे हम बहुत धीमी गति के साथ प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ में 5 बार श्वास को लेना है और छोड़ना है, फिर कुछ देर के लिए रुकना है। 1 चक्र यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसी प्रकार 3 चक्रों में हम इसे करते हैं, और पहले 10 दिन के लिए हम निचले स्तर में बहुत धीमी गति के साथ इसे करते हैं, और अगले 10 दिन के बाद जो हमारी गति है सांसों की, वो पहले से थोड़ा सा तेज हो जाएगी, और 1 चक्र में हम इसे 10 बार श्वास को लेंगे और 10 बार श्वास को छोड़ेंगे। कैसे? यह है मध्यम गति के साथ। 1 चक्र में 10 बार श्वास को लेना है और 10 बार श्वास को छोड़ना है। तो ये 1 चक्र हो गया। इसी प्रकार से आपको 3 चक्र इसे करने हैं। हर चक्र के बाद आपको थोड़ा सा विश्राम करना है। विश्राम की स्थिति में श्वासों पे अपने ध्यान को केंद्रित करना है। अब तीसरी अवस्था में आपको क्या करना है, तेज गति के साथ अभ्यास के साथ जुड़ना है। इसे भी आपने 10 बार श्वास छोड़ना है और 10 बार लेना है, और लयबद्ध रूप में। अगर इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है या चक्कर आने की स्थिति होती है या वॉमिटिंग की स्थिति होती है, तो आपको अभ्यास को रोक देना है, और इसका पूरक अभ्यास जो ठंडक देने वाला अभ्यास है, शीतली या शीतकारी प्राणायाम आपको करना है। इसके अतिरिक्त या फिर आप शवासन की स्थिति में लेट सकते हैं। अब बात सावधानी, इसमें आपने क्या क्या सावधानी अपनानी है। सर्वप्रथम जो हाई बीपी के पेशेंट है और
जो हार्ट पेशेंट हैं, इसके अतिरिक्त पेट से संबंधित रोगों में हर्निया अगर हो रहा है, अल्सर अगर हो रहा है, तो इस स्थिति में भी ये अभ्यास आपको नहीं करना है। अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो उस स्थिति में भी आपको ये अभ्यास वर्जित है, क्योंकि जब हम इस अभ्यास को करते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है, गर्मी उत्पन्न होती है, ताप बढ़ जाता है। तो क्या होता है, जो हमारे शरीर में मल होता है वो कठोर हो जाता है, जिससे हमें हानि हो सकती है। और इसके अतिरिक्त अगर आपके शरीर के किसी भी हिस्से का ऑपरेशन अगर हुआ है तो इस अभ्यास को आपने अवॉइड करना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपकी डिलीवरी ऑपरेशन से हुई है तो उस कंडीशन में भी इस अभ्यास को आपने नहीं करना है। और इस अभ्यास को आपने गर्मियों के दिनों में बहुत कम करना है। अगर आप हिल स्टेशन में रहते हैं, आपके वहाँ पे क्लाइमेट ठंडा है, तो आप सुबह के समय पे इस अभ्यास को आराम से कर सकते हैं। अगर अत्यधिक गर्मी हो रही है आपके क्षेत्र में तो अभ्यास को आप ना करें या बहुत कम करें। इसके अतिरिक्त अगर आप अंडरवेट हैं तो इस अभ्यास को बहुत ज़्यादा ना करें, बहुत धीमी गति के साथ अभ्यास के साथ आप जुड़ें। अगर आप बहुत ज़्यादा हाइपर हैं या मिर्गी अगर किसी को आती है तो उस कंडीशन में भी आपको ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब इसके लाभ के बारे में हम बता दें, इसके केवल एक ही लाभ नहीं है, इसके बहुत सारे फायदे आपको हैं। सर्वप्रथम यह वात, पित्त और कफ के जो दोष हैं उन्हें ये पूर्णतया समाप्त कर देता है। वात दोष अगर हो जाए शरीर में तो आपके जॉइंट से संबंधित प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अगर पित्त से संबंधित दोष हो जाए तो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो सकती है, इचिंग हो सकती है, या ये कहें कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। और अगर कफ दोष हो गया तो उससे क्या होगा, आपके शरीर का भार आपके हाइट के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा नींद आने लगेगी, शरीर में आलस्य आपका रहेगा। यह अभ्यास क्या करेगा, तीनों दोषों को साम्यता की स्थिति में लेके आएगा। और इसके अतिरिक्त यह अभ्यास लो ब्लड प्रेशर वालों को, जिनका रक्तचाप निम्न है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इसके अतिरिक्त लंग्स से संबंधित जितने भी डिसऑर्डर हैं, अस्थमैटिक, ब्रोंकाइटिस या कोल्डनेस से होने वाली जो भी समस्याएं हैं, जुखाम, नज़ला, इस अभ्यास से ये सारे प्रॉब्लम आप दूर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर रक्त से संबंधित कोई विकार है तो सबसे अच्छा अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम है। इसके अतिरिक्त पूरक और रेचक की क्रिया में, श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया में विनिमय की, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्रिया है वो बढ़ जाती है। तो उससे क्या होता है, जो हमारे शरीर में टॉक्सिन मैटर हैं या फिर मल कहें या विषाक्त पदार्थ कहें, वो प्रश्वास के माध्यम से, श्वास छोड़ने के माध्यम से बाहर चले जाते हैं और अधिकतम श्वास ऑक्सीजन हमारे शरीर तक पहुंचता है, जिससे हमारे जो वायु कोश हैं अधिक मात्रा में एक्टिवेट होने लगते हैं। और अधिक मात्रा में अगर आपके एल्वोलाई खुलते हैं तो अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचने लगता है। जैसे जैसे आप इस अभ्यास को अपने दैनिक व्यवहार में लेके आते हैं, वैसे वैसे आपको इसके अनुभव महसूस होंगे। जब भी आप अभ्यास को करें, नए अभ्यासी अगर हैं तो अपने ध्यान को केंद्रित करें सांसों पे। और अगर आप 1 महीना इसे कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, सांसों की गति को, सांसों के स्पर्श को आपने अनुभव करना है अपने हृदय चक्र में
कंठ चक्र में और आज्ञा चक्र में। इससे आपको आध्यात्मिक दृष्टि से भी लाभ प्राप्त होंगे और इस अभ्यास से हमारे पूरे नर्वस सिस्टम और हमारे जितने ग्लैंड हैं उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर इस अभ्यास को हम उज्जाई प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ जोड़ देते हैं तो यह हमारे थायराइड की समस्या को भी धीरे धीरे समाप्त कर देता है। इसके अतिरिक्त यह आंतरिक अंगों की मसाज करता है और उदर संबंधी जितने भी विकार हैं या पाचन से संबंधित जितने भी विकार हैं उन्हें भी ये दूर करता है। और यह अभ्यास आपके फैट को कम करने के लिए भी काफ़ी अच्छा अभ्यास है। डिलीवरी के बाद अगर कोई महिला करती है, अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो 3 महीने के अंतराल के बाद आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। अगर ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी हुई है तो आप 6 महीने के बाद इस अभ्यास को कर सकते हैं और आप चिकित्सकीय सलाह भी ले सकते हैं कब आपको करना है, कब नहीं करना है। आज के अंश में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने बहुमूल्य सुझाव ज़रूर दें कमेंट्स के माध्यम से। धन्यवाद।